सफाई पेश करते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि भट्ट बरादरान में से किसी शख्स को क्या नामजद तो बहुत सारे मुकदमा, लेकिन उनको गुनाहगार लिखा गया। तीफी भट्ट साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बड़े समझदार और सियाने बंदे हैं, जिन्हें कहते हैं गिली तांदे पैर नहीं रखना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पुलिस से, दुबई वाली पुलिस को कहा जी इनको आप डिटेन कर लें, क्योंकि ये हमें मोस्ट वांटेड है और हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन जल्द कंप्लीट करें। अच्छा, अब जो गिरफ्तार मैंने किया, मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि वो एक सेल है, उस सेल के हैं खालिद वरिया साहब, उन्होंने गिरफ्तार किया है, सीसीटीवी ने किया। जिस मर्डर में शूटर का इस्तेमाल हुआ हो, इस तरह का कोई कत्ल हो जिसमें दहशतगर्दी पाई जा रही हो, ये सारे केसेस जाते हैं सीसीटीवी के पास, पकड़ने किसी और चीज को गए थे और आगे बड़ी चीज आ गई। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट नसीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, बहुत बड़ी खबर सामने आई थी आज से 2 रोज़ कबल के बलाच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था दुबई से। इसके बाद बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग गई कि इंटरपोल के जरिए उनको पाकिस्तान लाया जा रहा है। अभी तक ना तो उनको पाकिस्तान लाया गया है और उसके अलावा और बहुत सारे शोशे छोड़े जा रहे हैं। सारा मामला है क्या सर? मामला सीधा सा है कि तीफी भट्ट साहब मोस्ट वांटेड लिस्ट में वैसे पहले से भी शामिल थे। आपको याद होगा पिछले दिनों जब कोई लिस्ट जारी हुई, मुख्तलिफ आउट भी हुई कि सीसीडी की लिस्ट है, उसमें मोस्ट वांटेड पे ऊपर टॉप पे थे। और ये मीर बिलाज के मर्डर के बाद तीफी भट्ट साहब ख्वाजा तारीफ गुलजन उर्फ तीफी भट्ट और अकील ख्वाजा अकील जो हैं उर्फ गोगी भट्ट, ये मंजरे आम से गायब हो गए थे। अब उसके बाद अचानक गोगी भट्ट साहब आते हैं सामने मंजरे आम पर और वो अपनी टैरम बेल करा के जीआईटी के सामने पेश होते हैं। जीआईटी के सामने उनको अपनी सफाई पेश करते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि भट्ट बरादरान में से किसी शख्स को क्या नामजद तो बहुत सारे मुकदमा उनके खिलाफ कई FIR हैं, उनके ऊपर कई FIR, लेकिन उनको गुनाहगार लिखा गया जीआईटी में। तो जीआईटी में फर्स्ट टाइम हुआ ऐसे। अच्छा, वो उनकी वो टर्म पे चल रहे हैं, तो अचानक खबर आ जाती है और ये जहाँ तक है वो एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है कि शाहिद चौधरी, वो रात को 2 बजे के करीब अपने फेसबुक पे लिखते हैं, उनका सोर्स होगा कि दुबई से अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट होगा। उसके बाद आपको पता फिर शुरू हो गया सारा सोशल मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर ये एक्टिविटी सारी शुरू हो गई, मुख्तलिफ किस्म के तबसरे वगैरह आने शुरू हो गए। तो किस्सा सिर्फ ये है कि वहाँ पे खालिद वरिया साहब हैं, जो एक स्पेशल सेल है जो इंटरपोल के साथ काम करता है, और वो दुबई में वो जो अगर कोई मुल्ज़म हो जो इंटरपोल के ज़रिए लाना हो तो वो उसका अरेस्ट जो है ना, उसकी गिरफ्तारी यकीनी बनाते हैं। अच्छा, अब वो उनको मुखबरी थी कि वहाँ पर कोई साहब हैं एक जो है वो जगह, मैं आपको बता दूं, वो दुबई से गिरफ्तार नहीं हुए। जगह का मनखोल करके नाम है, या उसको प्रोनाउंस नहीं मैं कर पा रहा। मनखोल एक एरिया है जो दुबई से 10 किलोमीटर के फासले पर, 10 मिनट के फासले पर है। और अबू धाबी से भी ये अबू धाबी में थे। वहाँ पे इनको एक दावत के लिए कहा गया कि जी आप चलें दावत। अब जब उस दावत में जब ये जाते हैं, उस दावत के अंदर गुजरांवाला का और एक शेखपुरा कोई 2 ऐसे 3 मुल्ज़िम ऐसे हैं जो अफराद हैं जो इंटरपोल के ज़रिए इनको गुजरांवाला पुलिस को मतलूब थे। अब वो दावत जो है, ये भी मैं आपको आज बताता जाऊँ कि गुजरांवाला की कि बहुत बड़ी एक शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत है, वो उनका फ्लैट था, उनका घर था वहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है। अब मतलब अब आप रिलेशन जो गुजरांवाला पुलिस क्यों गई, अब वहाँ पे उनकी दावत पे वो जाहिर है गुजरांवाला के जो लोग थे वो उन्हीं की दावत पे मौजूद थे, और ये उनमें से किसी शख्स की दावत पे वहाँ गए। जब उन्होंने रेड किया तो उन्होंने वहाँ पे एक सिस्टम है कि याद रखिएगा दुबई में कि अगर उन्होंने कहीं पे रेड किया है ना, वहाँ पे जितने लोग हैं वो उस वक्त तक नहीं बाहर निकल सकते वहाँ से, उनको इजाज़त नहीं होगी जाने जब तक कि रेड करने वाली पार्टी ये इस चीज़ का इत्मीनान ना कर ले
कि इनमें से मुलज़म कौन है, कौन से इनोसेंट हो। ठीक है। बात पता को ये ऐसा नहीं है कि नहीं निकल जाता। ठीक। उसी दौरान उनकी ना एक शख्स के ऊपर नज़र पड़ी तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तीफी भट्ट है। या इसकी हार्ड लक समझ लें तीफी भट्ट साहब की, या बैड लक समझ लें, क्योंकि ये एक तीफी भट्ट साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बड़े समझदार और सियाने बंदे हैं, और जिन्हें कहते हैं गिली तांदे पैर नहीं रखना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ये भी एक उनको मालूम होगा कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से आपके इल्म में है कि एक ट्रेटरी उसके साथ मायदा है इसके साथ दुबई के साथ कि एक्सचेंज करने का मुलजमान के, दुबई के इधर मुलजम होंगे तो वो उधर जाएंगे और उधर के मुलजम हो गए अगर यहाँ से इनको तलब किया जाएगा, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार, एक सिस्टम। ठीक। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पुलिस से, दुबई वाली पुलिस को कहा जी इनको आप डिटेन कर लें। अब मेरी बात सुने, क्या डिटेन कर लें, रोक लें इन्हें, क्योंकि ये हमें मोस्ट वांटेड है और हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन जल्द कंप्लीट करेंगे। ओके। इस तरीके से वो अरेस्ट हुए। ठीक है। अच्छा, कहने वाले क्या सराइयाँ, कोई क्या लोग कहते हैं जी रेड वारंट में उनका नाम था और ये सारा कुछ। वो कहते हैं ना कि आधा सच जो होता है वो, आधा जो झूठ कह लें या सच कह लें, जो आधी खबर होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो लोगों ने अपने पास से सीसीडी इनकाउंटर कर देगी, सीसीडी ये कर देगी, ये हो जाना है, दोस्त छुड़ाने आएंगे, ये भी बड़ी ना सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। अच्छा, मैं तो सीसीडी का क्या ताल्लुक है इस केस से? सीसीडी की टीम ने अरेस्ट किया था? नहीं, कभी भी नहीं किया। मैं वही आपको बात बताने लगा था कि वहाँ पे वो उस मुल्क में जाने की वजह उनकी ये थी कि उनका लंदन का वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा था उसको एक्सटेंड कराना था। अबू धाबी में ठहरे थे और सुबह सैटरडे की सुबह उन्होंने कोई 11 बजे के करीब, वहाँ के 11 बजे के करीब उनकी अपॉइंटमेंट थी लंदन की एम्बेसी में, जहाँ उन्होंने जाना था। अच्छा, अब जो गिरफ्तार मैंने किया, मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि वो एक सेल है, उस सेल के हैं खालिद वरीय साहब, उन्होंने गिरफ्तार किया है, सीसीडी ने किया। ठीक है, सीसीडी के हवाले से ये जितनी बातें हो रही, मैंने अभी तक जो चीज़ें चेक की हैं, देखे ना, मैंने अभी काफ़ी चीज़ें चेक की हैं, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली अभी तक। तो उनका वो नहीं था, क्या कहते हैं, रेड नोटिस जिसको रेड जो कहते हैं, वारंट इंटरपोल के जरिए वाला, वो नहीं था। अगर वो होता तो वो अब तक वो पाकिस्तान के अंदर आ चुके होते। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त तीफी भट्ट साहब जो हैं वो कहाँ पे हैं? ज़राए की खबर ये है कि हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, उनका कोई मसला था, ये क्या मामला था? अच्छा, ये भी एक ज़राए की खबर है कि उनको ना हार्ट पेन हुई है। कहने वाले तो कहते हैं हार्ट अटैक भी हुआ है, लेकिन वो हार्ट के मरीज़ हैं। हार्ट पेन हुई तो इसलिए उनको वहाँ के हॉस्पिटल में, अबू धाबी के या दुबई के हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल कर दिया गया है, इंतहाई उसमें निगहदाश्त में, वहाँ पे वो ज़ेर इलाज है। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर तो ये है कि वो दुबई पुलिस की कस्टडी में है। अब इसमें जो बात आपने अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया, जो मैं एक नाज़रीन के लिए बताना ज़रूरी था कि रेड वारंट होता क्या है। रेड वारंट ये होता है कि अगर कोई मुल्ज़िम यहाँ से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान किसी शहर से किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है और उस मुल्क के साथ पाकिस्तान का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है तबादले का, तो इंटरपोल के ज़रिए उसके लिए ये होता है कि जो आपकी पुलिस का सरबराह, जैसे यहाँ पर CCPO है या DIG इन्वेस्टिगेशन है, वो लेटर लिखते हैं होम डिपार्टमेंट। अच्छा, होम डिपार्टमेंट आगे से वो लेटर लिखता है बजरिया गवर्नमेंट, फ्रांस में मेरा ख्याल है इसका इंटरपोल का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका ऑफिस। तो ये इतनी लंबी खतो किताबत होती है। तो जो मेरा अभी तक इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने होम डिपार्टमेंट पंजाब के कुछ सराय से अपने से मालूम किया, तो वहाँ से कोई ऐसा चिट्ठी नहीं गई और इसका मतलब फिर उनके पास नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक पॉडकास्ट में ये भी मैं बताया था कि इसका प्रोसेस हो गया। हो सकता है कि ये फेडरल वजारत दाखिला की तरफ से कोई चिट्ठी चली गई हो सकता है ना, हाई प्रोफाइल मुल्ज़िम है, तो उसके बगैर ये यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक तवज्जो तलब बात ये है, पहली तो बात को समझें कि तीफी भट्ट साहब जो जिस केस में है वो अमीर बिलाज मर्डर केस में है। अमीर बिलाज का जो मर्डर हुआ है वो थाना चूंग लाहौर पुलिस के हदूद में हुआ है। और दूसरी और इसके ऊपर जो बात ये है कि वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन जो है JIT में कर रही है और JIT लाहौर पुलिस की है, ठीक है, और CCD की नहीं है।
हाँ, ये एक अलग बात है, जिस मर्डर में शूटर का इस्तेमाल हुआ हो, इस तरह का कोई कत्ल हो जिसमें दहशतगर्दी पाई जा रही हो, और क्या कहते हैं इसमें डकैती, मर्डर, ये सारे केसेस जाते हैं सीसीडी के पास। ये भी खबरें आई कि जनाब जी सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने फौरी तौर मांग लिया, उनको जी हमें दे दे। अभी वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर मांगेंगे ना, पहले आप वहाँ से लेकर आएँ। वही ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें इस टाइम जो है वो गर्दिश कर रही हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, अब इसमें जो हमारे इतलात हैं, हमारे पीर साहब ने बताया है हमें, वो ये बताया है कि एक वहाँ पे उनके ऊपर एक दो वहाँ के लोगों ने, मुकामी उधर के जो लोग बिजनेसमैन यहाँ के हैं जो भी हैं, उन्होंने उनके ऊपर पैसों का केस कर दिया है, कुछ धर्म का काफ़ी हैवी, कि इन्होंने हमारे धर्म देने हैं। अच्छा, अब वहाँ का लॉ ये है कि अगर आपने वहाँ के किसी शख्स के, शहरी के, वहाँ की किसी कंपनी के या वहाँ के किसी बैंक के अगर आपने पैसे देने हैं और वो रिकॉर्ड पे है, तो आपको एयरपोर्ट से ही नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि आपकी वो अदायगी ना हो। अगर ऐसा कुछ इसमें हकीकत है, अगर इसमें कोई हकीकत है, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो ज़राए से हमें पता चला है, क्योंकि ज़ाहिर हम वहाँ पे नहीं है तो ज़राए हमारे ऑथेंटिक हैं। अगर इसमें हकीकत है जो उन्होंने बताई है बात, तो मैं आपको बता दूँ, जब तक वो मैटर उधर नहीं क्लियर होगा, वो तब तक पाकिस्तान नहीं आ सकता। अब यहाँ पे सॉरी, अगर ये मैटर वो इनकी रेड वारंट जारी होने से पहले की लेन देन होगी वहाँ पे, और वो होगी, तो फिर उनको दुबई जो है वहीं पर रोका जाएगा। अगर यहाँ के इन्होंने जो टीम जाएगी और अगर वो ये साबित करें कि ये जनाब हमारी गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने ये किया, तो साबित करना पड़ेगा। अगर ये साबित करने में कामयाब हो तो फिर ला सकेंगे, अदरवाइज जो मुझे ये लगता है आने को तो एक दिन में आ जाए, 2 दिन में, मुझे लगता है कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनके ऊपर उनकी जो करेंसी है काफ़ी सारे मकदार में, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वो जो उनके ऊपर लगा इल्ज़ाम, वो जब तक अदा नहीं करेंगे तब तक उनको जो है ना उनके कानून के मुताबिक दुबई कानून के बाद उनको रिलीज़ नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये भी चीज़ आपको मैं क्लियर बता दूं, जैसे आपने कहा सीसीडी की बात, तो मैंने अभी आपको बताया सीसीडी के पास तो वो केस है ही नहीं। वो सीसीडी खबरें जो है गलत गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, और सुनी सुनाई खबरों पे जो है वो लोग बगैर तस्दीक किए उसको फॉरवर्ड करे जा रहे होते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि बिलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को, टीफी भट्ट को 1.5 साल बाद अरेस्ट किया गया है, वो भी किसी और वजूहात की बिना पर। अगर हम बात करें मुखबर की, तो मुखबर जो था वो तो आज से बहुत टाइम पहले ही जो है उसको पार कर दिया गया था, उसका इनकाउंटर हो गया था और वो सारी चीज़ें आप भी जानते हैं। तो क्या एहसन शाह का इस केस से कोई ताल्लुक था या वो इस सारे मामले में इनोसेंट था? देखें, अभी तक तो देखें हम तो चलते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे और इसी के ऊपर हम देखते हैं। जब वो मुजफ्फर जो था जिसने गोली मारी उनको, मीर बिलाज को, और उसने गोली मारी थी उनकी गर्दन के पास जाके, वो इसलिए कि उनके ही बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनी हो, ताकि उन्होंने यकीन। अच्छा, उसके ऊपर एक और शूटर था जो हमें ज़राए से पता चला कि एक और शूटर हारून, जो अभी अरेस्ट है अदालत, जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो जब वो उधर खत्म करेगा तो फिर मुजफ्फर को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, अब हुआ भी इसी तरह, जैसे उसने मीर बिलाज के ऊपर हमला किया तो उसके साथ ही थोड़ी देर में वो मुजफ्फर का काम तमाम हो गया, और पता नहीं लगा, ये उससे पूछने की नौबत नहीं आई, ये पूछने का मौका नहीं मिला कि उसको किसने भेजा था, उसने क्यों मर्डर किया, ये वहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक दो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो काफ़ी पहलुओं से की जाती है, ठीक है ना। ये हाई प्रोफाइल केस था, आपको याद हो उस वक्त सीसीडी नहीं आई थी वहाँ पे, उस वक्त था ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने बड़ा काम किया इसके ऊपर। तो इन्होंने एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और फिर दूसरी जो जियो फेंसिंग और कार डाटा, इन सारी चीज़ों को उन्होंने रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू किया। तो फिर वहाँ पे एक करैक्टर सामने आया, जिसका नाम था हसन शाह, कि उसके इनसे राब्ते थे, उसको उन्होंने उठाया, एहसन शाह, उसको इन्होंने पुलिस ने ले लिया और उसने पुलिस की कस्टडी में काफ़ी इंकशाफात किए। उसने कहा जी मेरी इतने मुलाकातें थी और इनके साथ
उसने इनको मतलब तीफी भट्ट बरादरन को दफ़ा 109 के तहत उन्होंने जैसे उसमें उन्होंने कि शरीके जुर्म या फिर मशवरा करने वाले या फिर सब कुछ करने वाले उसने बताया। सही। अच्छा, क्या लगता है अब इसके बाद गोगी भट्ट की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? क्योंकि अगर हम बात करें तीफी भट्ट की, तो तीफी भट्ट की गिरफ्तारी आपने बड़ी डिटेल से बताया है कि असल में गिरफ्तारी जो है वो किस तरह हुई है। गोगी भट्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसका इस केस से, सारे केस से जो है वो क्या ताल्लुक है, और आगे का लाए अमल आपको क्या नजर आता है इस केस में? देखें, एक सिंपल सी बात है, ये पाकिस्तान का कानून हो चाहे कि दुनिया कोई भी कानून, उसमें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसको अपनी सफाई करने का मौका मिलता है। वो कैसे? अगर वो गिरफ्तार नहीं तो इंटरिम बेल कराएगा, कबल गिरफ्तारी जमानत कराएगा। वो गोगी भट्ट साहब ने करवाई हुई है। अच्छा, अब उस पर क्या सराहियाँ की जा रही है कि अब की जो नेक्स्ट पेशी जो होगी तो उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि पुलिस ने उनको गुनाहगार लिखा हुआ। अब वो देखें, उनको पूरा राइट है, वो हो सकता है उस दिन पेशी ना हो और हाई कोर्ट से रिज्यू कर लें। वो अपना पूरा जो हमारा पेनल कोड भी इजाजत देता है कि मुल्ज़म जो भी है उसने मर्डर किया या नहीं किया, इसके बरक्स ये एक अलग बहस है मर के। लेकिन जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, अभी तो इल्ज़ाम है ना, वो इल्ज़ाम है, वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कोई आपको ये याद है एक सामिया हिजाब वाला केस था इस्लामाबाद, अभी रिसेंटली हुआ है, हसन जाहिद और सामिया हिजाब। उसमें हसन जाहिद सामिया हिजाब वाले केस में जिसने बेल करा ली थी, इंटरिम बेल करा ली, तो मौका मिल गया इंटरिम, उन्होंने फौरी तौर पे एक और मुकदमा उसको धमकियां देने का दिया और उसको उठा लिया। अच्छा सर, ये दुश्मनी कोई आज या कल की नहीं है, ये दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। लेकिन इस केस में 1.5 साल बाद एक अहम पेशरफ्त हुई कि 1.5 साल बाद तीफी भट्ट गिरफ्तार हुआ, वो भी किसी और वजह से। क्या वजह, इतनी ताखीर का शिकार क्यों है ये केस? देखें, मैंने आपसे अर्ज किया था स्टार्टिंग में ही कि वो उसके बाद जब उन पर इल्ज़ाम लगा तो मंजर आम से गायब हो गए। अब मंजर आम से गायब हो गए, मुल्क से बाहर चले गए, या मुल्क में थे या मुल्क से बाहर चले गए, जाहिर है ये तो चले गए थे। और अभी भी ये गिरफ्तार ना होते। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करूँगा, एक और बहुत सारी क्या सराहियाँ आ रही हैं कि जी उसकी मुखबरी थी, उसके आर्डर थे, इसके आर्डर थे, ये तो उस तरह भी अन्य हथ बटेरा आया वाली जी गल नहीं होती। ये बिल्कुल सिर्फ पकड़ने किसी और चीज़ को गए थे और आगे बड़ी चीज़ आ गई। हाँ। ठीक है ना? अब वो जैसे आई तो वो सोशल मीडिया भी गर्म हो गया। अब हम वो बात नहीं कर सकते। देखें, मैं दावे से कोई बात नहीं कर सकता, मेरे पास तो ज़राए हैं क्योंकि वहाँ आपका वाक़या। लेकिन क्या सराहियाँ, ये सारी क्या सराहियाँ, बाकी जितनी भी चीज़ें कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भाई पहले सीसीडी के पास केस जाए तो सही। अभी सीसीडी के पास केस नहीं है, और अगर किसी ने साथी भेजने हैं वो तो एयरपोर्ट से निकलते हुए भी भेज सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कानून की कोई चीज़ें हैं, कुछ तकाज़े हैं जो वो इन चीज़ों की ख्वाहिशात पे या कयास सराहियों के बरक्स होते हैं। कुछ रोज़ पहले ही तीफी भट्ट ने मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके अलावा उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उनकी इंटरव्यूज़ को आप किस तरह देखते हैं? मैं पहले बता चुका हूँ, हर बंदा अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अब चूँकि वो एक समझदार बंदे हैं, वो ये कोई आम लोग नहीं कि ब्रांड है वो लोग। मैंने आपको बताया पहली दफ़ा हुआ है, मतलब बहुत सारे। अब वो जो ऐवान दल वाला केस था जिसमें 3-4 मर्डर हुए थे, काफ़ी ज़्यादा, 7 या 8 मर्डर हुए थे, याद ज़रा थोड़ा स्लिप कर, तो उसमें भी वो नामजद थे, गुनाहगार नहीं हुए। टीपू मर्डर केस एयरपोर्ट पे, उसमें भी वो नामजद थे, गुनाहगार नहीं हुए। ये पहली दफ़ा हुआ कि वो गुनाहगार लिखे गए। अब इसके पीछे उन्होंने देखें, उसमें अपने दफा के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने JIT को भी, उनके पर राइट है, JIT को चैलेंज कर सकते हैं वो। इवन के अगर नीचे की अदालत में जैसे उनकी बेल कैंसिल होती है, वो ऊपर उसको चैलेंज कर सकते हैं। इवन के आपके पास ये राइट है कि आपको कोई अदालत अगर सजा देती है, उससे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके उसको चैलेंज कर दें। सर, बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि इस केस का मरकजी मुलजिम जो है वो अभी अरेस्ट हुआ है, और अभी इस केस को एक दफ़ा दोबारा से सोशल मीडिया पे ये केस जो है वो हाईलाइट हो गया है, क्योंकि 1.5 साल तक तो खामोशी तारी रही है और मुखबिर जो है वो अब से कई अर्सा पहले ही आर पार हो चुके थे। अब देखना ये है कि तीफी भट्ट साहब जो हैं
वो पाकिस्तान लाए जाते हैं या वहाँ का जो जितना भी वहाँ का प्रोसीजर है वो कंप्लीट होने के बाद आते हैं या नहीं? सर ये दुश्मनी आपको कहीं रुकती नजर आ रही है? देखिए, पहली तो बात आप अब समझने की ज़रूरत है, जो गोगी भट्ट साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, उसके अंदर उन्होंने अमीर बिलाज की 7 से 8 FIR दिखाई और उन्होंने बताया कि कोई उसका कोई बहुत अच्छा नेक आदमी नहीं सी। ये 7 FIR है उसकी। करैक्टर पे भी बात की, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दिखाया उनका। ठीक है, ये उन्होंने दिखाई। फिर उसके बाद उनसे जब बात की गई, उन्होंने ला तालगी का इज़हार किया मेरी दुश्मनी नहीं। सुलह होने के लिए दुश्मनी का होना ज़रूरी है। पहले तो ये तो आप फैसला कर लें कि इनकी दुश्मनी है या नहीं। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा सर, लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो इनकाउंटर की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या इनका इनकाउंटर होगा? पाकिस्तान लाए जाएंगे या नहीं? इसमें मैं इतना ही कहूँगा, बस जो मैंने आपको बात की है पहले कानून के मुताबिक समझा दी है, लेकिन आपके सवाल का ये जवाब मैं दूंगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहना जो है वो इस वक्त एंड हो गया ना, कुछ भी हो सकता है, मैंने कह दिया एंड हो गया, इस वक्त होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने